आयाम में लिख रहे हैं, तरंग द्वारा अपना कंपन पूर्ण करने में तय किए गए अधिकतम विस्थापन को, अधिकतम ऊंचाई को, तय की गई अधिकतम ऊंचाई को, तय की गई अधिकतम ऊंचाई को आयाम कहते हैं। तय की गई अधिकतम ऊंचाई को आयाम कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए से। हाँ, दूसरा हेडिंग डाल देंगे, आवृत्ति आयाम क्या है, आवर्तकाल, आवृत्ति हेडिंग डाल देंगे। मीटर में होता है। हाँ, क्यों नहीं होगी। हेडिंग है आवृत्ति, आवृत्ति। इसमें लिखेंगे तरंग द्वारा एक सेकंड में, तरंग द्वारा एक सेकंड में तय किए गए ये तय शब्द काट देना जरा, किए गए कंपनों की संख्या को, तय नहीं करते, किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति कहते हैं। इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एन वो अलग होता है, प्रकाश तरंग। लेंगे तरंग द्वारा एक कंपन पूर्ण करने में, तरंग द्वारा एक कंपन पूर्ण करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। अरे बोलो आवृत्ति का मात्रक, और आवृत्ति का मात्रक जो है हटा दिया देखो यार, आवृत्ति का मात्रक जो होता है ना वो प्रति सेकंड होता है, इसलिए तो ये घूम के ऊपर चला जाएगा, तो टी बराबर सेकंड, इसका मात्रक आ गया। आवृत्ति ये इसके नीचे लिख देंगे, आवर्तकाल के नीचे, आवर्तकाल के नीचे
कौन? हाँ हाँ, वैज्ञानिक थे। हर्ट ही है पूरा नाम भी शायद, किताब में कहीं और आगे पीछे दिया नहीं होता है। जो नाम चल जाता है ना मार्केट में बस वही चलता है। न्यूटन चल रहा है तो उन्हें सर आइजैक न्यूटन कौन कहता है? हाँ तो आने वाला है इस महीने के बाद में सीजन आ रहा दवा के, 7 अक्टूबर को। और सबसे ज़्यादा नुकसान पढ़ाई वालों को ही होता है जिनके बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं। अगला हेडिंग डाल तरंग दे दिया। अब उन लोगों को देखना कि जिन्होंने अटेंड की थी तो उनके नंबर तुमसे ज़्यादा तो ना है, हो नहीं सकता ज़िंदगी में भी कि जिन्होंने शादी अटेंड करी हो और उनके नंबर उससे ज़्यादा आ जाए जिसने शादी ना अटेंड की हो। बिल्कुल कंपलसरी है भाई साहब, एक दिन का मनोरंजन पिछले 8 दिन की पढ़ाई का सत्यानाश कर देता है। हो ही नहीं सकता। जब जब मनोविज्ञान पढ़ोगे ना, मनोविज्ञान पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि छोटी छोटी चीज़ों से बड़े बड़े प्रभाव पड़ते हैं, तो पता चल जाएगा। साइकोलॉजी तो लिखेंगे जरा इसमें आगे, तरंग दे देना। इसमें लेंगे तरंग द्वारा, तरंग द्वारा, तरंग दे दिए में लिख रहे हैं हम, तरंग दे दिए में तरंग द्वारा एक कंपन पूर्ण करने में, तरंग द्वारा एक कंपन पूर्ण करने में तय किए गए विस्थापन को, एक कंपन पूर्ण करने में तय किए गए विस्थापन को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तरंग दैर्ध्य कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। विस्थापन को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। चाल, तरंग चाल, तरंग द्वारा डाल लो, हेडिंग डालो। हेडिंग है तरंग चाल, तरंग चाल। हाँ जी, हाँ मिलेंगे। तरंग द्वारा, तरंग द्वारा प्रति सेकंड, प्रति सेकंड तय की गई, प्रति सेकंड तय की गई दूरी को तरंग चाल कहते हैं। तरंग चाल कहते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल v से।
किने हैंड डालेंगे कला, जल तो खुद माध्यम है। आवाज़ देगा क्यों नहीं देगा, बजना भी तो चाहिए, बजता है तो आवाज़ आएगी। इतनी, लेकिन तो बस वही है, आती है, गैसों में आती है। इस चीज़ को मत देखना कि ध्वनि उसमें जल के अंदर जा रही नहीं जा रही। जितना ज़्यादा घनत्व हो जाता है ना चाल उतनी अच्छी, मतलब जितना ज़्यादा घनत्व हो जाता है चाल उतनी कम हो जाती है, लेकिन आती है, द्रव में भी आती है, सबसे तेज ठोस में आती है। देखेंगे क्या कलम है, तरंग गति में, तरंग गति में, कला के अंदर लिख रहे हैं, तरंग गति में किसी क्षण, तरंग गति में किसी क्षण कण की स्थिति, रुको रुको, कण नहीं, तरंग की स्थिति तथा दिशा को तरंग की स्थिति तथा दिशा को प्रदर्शित करने वाली, दिशा को प्रदर्शित करने वाली भौतिक राशि को, करने वाली भौतिक राशि को भौतिक राशि को क्या कहते हैं भाई, कला कहते हैं, कला कहते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। फेस, फेस, ऐसा नहीं है, किसी भी भौतिक राशि को पहले बताओ, फिर उसके बाद में, ऐसा नहीं है आयाम के जैसे एम्पलीट्यूड या लैम्डा को होता है, हम वेव लेंथ वगैरह सब लिखवाते, फिर उसके घंटों तक स्पेलिंग बताते रहो, फ़ायदा कुछ है नहीं, एग्ज़ाम में इंग्लिश लिखना आएगी नहीं, क्यों टाइम बर्बाद करते हैं। जब तुम्हें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी ना तुम ऑटोमेटिक सीख जाओगे, अभी नहीं पड़ेगी, तो पढ़ेगी तो सीखते रहो अपना। हम तो हिंदी पढ़ाएंगे आराम से, ना नहीं इंग्लिश नहीं, हिंदी पढ़ाएंगे, हिंदी ना, तो हम तो इंग्लिश बताएंगे ना जी। बड़ी मुश्किल से, देखो भैया, बड़ी मुश्किल से हिंदी सीखी है, तुम वापस इंग्लिश में करवाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा सब। 2011 में जब मैंने स्टार्ट किया था ना बैच फिजिक्स का, 4 बच्चे आए थे और मैंने लगभग 50% इंग्लिश में बोला था उस टाइम पर, 4 ही भाग गए। मैंने फ़ोन करके पूछा क्या बात हुई ना, सर जी वो हमारे यहाँ महुआ गढ़ में तो हिंदी चला है, तुम तो इंग्लिश में बोल रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हमारी समझ में आ रही। 2006 से 2006 के बाद में सारा BSc में सिलेबस इंग्लिश में, MSc में सब इंग्लिश में। क्षेत्र के हिसाब से होता है, इंग्लिश मीडियम कोई नहीं है। इसमें लिखेंगे विभिन्न माध्यमों में ध्वनि तरंगों की चाल,
विभिन्न माध्यमों में ध्वनि तरंगों की चाल भिन्न भिन्न होती है। चाल भिन्न भिन्न होती है। इसके लिए न्यूटन ने एक सूत्र स्थापित किया। और अपने प्रयोगों के आधार पर पाया कि माध्यम में ध्वनि तरंगों की चाल माध्यम के घनत्व तथा उसके प्रत्यास्थता गुणांक पर निर्भर करती है। जिसके लिए न्यूटन ने निम्नलिखित सूत्र स्थापित किया। V बराबर √E/d। ठोस में ध्वनि तरंगों की चाल। ये हेडिंग आ जाएगा तुम्हारा। हम तीनों माध्यमों में निकालेंगे न्यूटन के द्वारा फॉर्मूले से ध्वनि तरंगों की चाल। हो गया? देखो इधर, अब ठोसों में ध्वनि तरंगों की चाल के लिए न्यूटन ने एक फॉर्मूला जो बनाया था, तो ये तो होता है प्रत्यास्थता गुणांक, लेकिन ठोसों के लिए प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है ना, वो E बराबर बाई हो जाता है
बराबर यंग प्रत्यास्था गुणांक। यंग प्रत्यास्था गुणांक। और जब ये हो जाता है तो इसलिए हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा ठोसों के लिए कि ई की जगह तो हो जाएगा बाई और ये ठोस पदार्थ जैसे लोहे के लिए बाई का मान जो है के लिए बाई का मान 2.2 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और ठोसों का घनत्व D बराबर 7.7 गुणा 10 की घात 3 मीटर क्यूब होता है। तब B बराबर ये मान निकालेंगे हम तो 2 गुणा 10 की घात 11 और जी 7.7 गुणा 10 की घात 3। जब इससे डिवाइड करते हैं तो 5096 मीटर प्रति सेकंड आ जाता है कैलकुलेटेड वैल्यू। ठोसों के भीतर इतने मीटर प्रति सेकंड चाल होती है, जबकि प्रयोगों के आधार पर लोहे में ध्वनि तरंगों की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होती है, जो कि न्यूटन के सूत्र से प्राप्त चाल के लगभग बराबर है। अतः ठोसों के लिए न्यूटन का सूत्र सही है, सत्य है। थोड़ा बहुत 50 का अंतर आ रहा है, लेकिन हज़ारों की तुलना में 50 का अंतर कोई बड़ी मायने नहीं रखता है। तो 50 का अंतर आ रहा है, इससे बड़ा कोई खास बड़ा अंतर नहीं। तो इसलिए न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया था वो रियल वाले वैल्यू से मैच करता है, लगभग मैच करता है। तो इसलिए कहते हैं कि न्यूटन का फॉर्मूला ठोसों के लिए ठीक है। फिर इसके बाद आता है द्रवों में ध्वनि तरंगों की चाल। अब देखो एक बार से ना, द्रवों में ध्वनि तरंगों की चाल निकालेंगे, फिर उसके बाद गैसों में निकालेंगे। तो दरअसल न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया था, इसका फॉर्मूला अलग अलग माध्यम में चेक करके देख रहे हैं। ठोसों के लिए निकाल के देखा, फिर प्रयोगों से मैच करके देखा कि न्यूटन के फॉर्मूले से कौन सी चाल मिली और प्रयोगों से कौन सी चाल मिली, दोनों का जो लगभग बराबर है, तो हम कहेंगे ठोसों के लिए इसका फॉर्मूला लागू होता है। फिर द्रवों में निकालेंगे, द्रवों में अगर जो मैच कर जाता है तो हम कहेंगे द्रवों के लिए भी न्यूटन का फॉर्मूला सत्य है। लेकिन गैसों में जाकर दिक्कत आ जाती है। गैसों में जाकर न्यूटन से जो मान प्राप्त होता है, गैसों में ध्वनि तरंगों की चाल, वो वास्तविकता में जो ध्वनि तरंगों की चाल होती है उससे बहुत अलग होता है। तो न्यूटन का फॉर्मूला गैसों में जाकर फेल हो जाता है। जब फेल हो जाता है तो इनके फॉर्मूले को संशोधन किया, फॉर्मूले को चेंज करके एक नया फॉर्मूला बनाया था लाप्लास ने। लाप्लास एक वैज्ञानिक थे, तो लाप्लास ने एक नया फॉर्मूला बनाया और उन्होंने बताया कि ध्वनि तरंगों में चाल कैसे निकलती है। तो जो अब तक तुम ध्वनि तरंगों की चाल पढ़ रहे हो वो लाप्लास के फॉर्मूले से पढ़ते हैं, ठीक है ना जी। और याद रखना, न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था और उसके 100 साल तक दोनों में झगड़ा चलता रहा, न्यूटन में और लाप्लास में, ठीक है जी। हाँ जी, 100 साल तक झगड़ा चलता रहा और लगभग 100 साल बाद
100 साल बाद। अब देखो इधर जो दिमाग में आ रहा है कि दोनों 100 साल तक जिंदा रहे नहीं रहे, 100 साल तक कोई जिंदा नहीं रहे, लेकिन जो झगड़ा होता है ना वो जिंदा रहने पे नहीं चलता है, झगड़ा हमेशा चलता है। वो कोर्ट कचहरी में केस चलते रहते हैं, अगर मर भी जाते हैं तो उसके जो उससे संबंधित लोग होते हैं वो उस केस को चलाते हैं, जो वो मर जाते हैं तो उसके बाद केस चलता है, तो वो केस चलता है। समस्या ये नहीं थी कि लाप्लास का फॉर्मूला पहले क्यों नहीं मान्य हुआ, उसके टाइम पे क्यों नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि न्यूटन का अपने आप में इतना बड़ा नाम था, इतना बड़ा नाम था कि उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कि अपना फॉर्मूला पेश कर दे। समझ गए जी। पूरे यूरोप में, पूरे एशिया में भी मान के चलो, या पूरे लगभग दुनिया में न्यूटन ने जो एक बार बात बता दी फिजिक्स में, वो समझ लो एकदम से अमर हो जाती थी। उसके बारे में उसमें त्रुटि निकालना, उसकी सीमाएं निकालना किसी के बस की बात नहीं थी। न्यूटन अपने आप में इतने बड़े आदर सम्मान समझो, उनकी ख्याति समझो, उनकी वैल्यू समझो, या उनकी पावर समझो, कि जो भी थी वो न्यूटन के सामने थी। कि अगर जो न्यूटन के सामने एक वैज्ञानिक थे हाइगेंस, न्यूटन ने एक सिद्धांत दे दिया कि भाई प्रकाश जो था वो कणों के रूप में चलता है, प्रकाश कणों के रूप में चलता है। अगर प्रकाश, अब सारी दुनिया ने यही माना, 1620 के आसपास, 1620 के आसपास न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था कि भाई प्रकाश कणों के रूप में चलता है। 150 साल तक लोग इसी बात को मानते रहे। हाइगेंस ने उसी टाइम बताया कि भाई प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, किसी ने नहीं माना। ठीक है जी। 150 साल बाद जाके मानना पड़ा कि यार न्यूटन की बात गलत थी, हाइगेंस की ठीक थी, प्रकाश जो था वो तरंगों के रूप में चलता है। समझ गए। उस टाइम उसका तात्पर्य ये है कि अगर कोई बड़ा आदमी किसी कह देना कि भाई हवा जो वो सामने चल रही है, तो बाकी सब लोग जी जी करने लगते हैं, हाँ सही चल रही है। हाँ जी, ये कैसा हो गया ऊंची दुकान फीके भगवान? अबे पकवान तो है, लेकिन जब पकवान ही ना हो तो वो तो पकवान ही नहीं है, वो तो गलत है। इससे कहते हैं जो करंट में टाइम चल रहा है कि भाई अगर जो कोई झूठ भी बोल दोगे ना सामने, तो लोग उसे सच मानने हैं। समझ गए। जो आज के टाइम में हमारी राजनीति में भी चल रहा है, मीडिया हो या कोई भी हो, जो चीज़ गलत बोल रहे हैं ना तो गलत भी सही मानने हैं। अंधभक्त हैं वो भी सब मानने के भाई साहब ठीक है, जो तुमने बोल दिया ठीक है, साहब जी तुमने बोल दिया हाँ ठीक है साहब। तो वो सब एक प्रचलन चल जाता है कि पावर में जो आदमी है सब उसकी मानने लगते हैं, तो वो पावर में। उस टाइम किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि न्यूटन ने जो, अब सोचो पर न्यूटन ने कैसी बात बताई कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है। अब कणों के रूप में चलता है तो सूर्य जैसे हम सुबह सुबह जाते हैं, भाई धूप निकल लिया जाओ बैठेंगे, तो डे लेना पड़ते आके मुंह पे, कण आगे पड़े करते फटाफट फटाफट आगे। लेकिन सबको पता है कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है, लेकिन 150 साल तक लोग इसी बात को मानते रहे जब तक न्यूटन जिंदा रहे। किसी की हिम्मत थी जो ये मना करते हैं कि भाई साहब मेरी थ्योरी गलत कर दो। इसमें हिम्मत नहीं होती है किसी की। ठोसों में प्रत्यास्थ गुणांक के स्थान पर यंग प्रत्यास्थ गुणांक बाई होता है। अतः न्यूटन के सूत्र में ई के स्थान पर बाई होगा। न्यूटन के सूत्र में ई के स्थान पर बाई, कैपिटल बाई होगा, अर्थात बाई होगा अर्थात, और यहां से लिख दो, शुरू कर दो, ई बराबर बाई बराबर यंग प्रत्यास्थ गुणांक, और ये सब बता देंगे। यंग प्रत्यास्थ गुणांक ये दो पेन किसके खत्म हो गए नीचे भैया? पेन किसके खत्म हुए हैं? किसके हैं ये? डबल डालें? पता नहीं यार क्या समझे, क्लास को कचरे का डिब्बा समझे, क्या समझे? प्रत्यास्थ द्रव्यों के लिए प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है अर्थात जहाँ जहाँ ए है ना उसकी जगह बी हो जाएगा। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, तब देखो इधर, तब
बी बराबर जो है वो ई की जगह तो हो जाएगा बी और यहाँ डी। द्रवों जैसे जल के लिए बी का मान जो है वो 2.2 गुणा 10⁻9 होता है और द्रवों के लिए डी का मान 1.0 गुणा 10⁻3, ये तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है और ये जो है वो तुम्हारा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। तो हम इसलिए बी का मान लगाएंगे और बी का मान जब लगाएंगे 2.2 गुणा 10⁻9 1 गुणा 10⁻3, बी बराबर आ जाएगा 1450 मीटर प्रति सेकंड। जबकि प्रयोगों के आधार पर जल में ध्वनि तरंगों की चाल 1430 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होती है, जो कि न्यूटन के सूत्र से प्राप्त चाल के लगभग समान है। अतः द्रवों के लिए न्यूटन का सूत्र सत्य है। फिर आ जाता है तीसरा, ये तो दूसरा था तुम्हारा, ये तीसरा था। नहीं, एक बार ना कैलकुलेट करके देख लो, किसी के पास रोड वाला, थोड़ा सही कर लो। ये तो आ जाएगी 1450 हो जाएगी ये, और जी ये आती है 1480। चेंज कर लेना, वो 1450 हो जाए, 1480 हो जाएगा। 30-30 बढ़ जाएंगे दोनों, 20-30। इंग्लिश कहाँ लिखी है इसमें? फिर 11 साल हो गए पढ़ते हुए, तुमसे हिंदी के वाक्य बनाने ना आ रहे, अपना आप बना के लिख दो उसमें। और बैसाखियों के झंडे की आ रहे ना, जब तक जो भी करवाऊँ मैं सही करवाऊँगा। का है, की है, से है, ये भी करवाऊँगा। वीडियो खराब हो जाएगी। जब मैंने 50 कैलकुलेट करके निकाल दो, तुम बैठ के निकाल दो वैसे 2.2 को रूट से बाहर।
भी हल करके देख लेना, 2 को भाग कर दो 7.7 से देखो और फिर रूट से निकाल दो। डाल दे भैया, करवाऊँ अभी? एक रुपये नहीं है ये, दरअसल इसे इसलिए बड़ा ये है क्योंकि इसके साथ लाप्लास एक साथ आएगा, दोनों एक साथ आएंगे जब भी आएंगे। खाली जब हम किसी चीज़ की कमी बताते हैं ना तो उसकी साथ साथ बताने पड़ते हैं कि उसमें फिर संशोधन किया क्या। वो कमी आज देखेंगे, संशोधन कल देखेंगे, छूट जाता है।